साथियों नमस्कार। इससे पहले मैं नवाजतन के 2 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको नवाजतन क्या है इस पर थोड़ा सा बताने का प्रयास किया था। और साथ ही हम आज ये जानेंगे साथियों कि नवाजतन के अंतर्गत हमारे जो सीखने के तरीके हैं वो क्या हैं। वो 6 तरीके हैं। चलिए साथियों देखते हैं पहला तरीका क्या है या पहली विधि क्या है। बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करें। तो ये हमें पहला तरीका आजमाना होगा बच्चों के ऊपर। खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना इस सिद्धांत पर टिका है कि आप स्वयं विश्वास करें कि बच्चा खुद से सीख सकता है। यानी हमें अपने में पहले विश्वास लेना होगा कि बच्चा खुद से सीखता है। दूसरा, इस प्रक्रिया में आपको धैर्य रखना होगा। तीसरा, सीखना प्राकृतिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस पर भरोसा करना होगा। बच्चा स्वयं से कब सीखता है? जो बातें अच्छी लगती हैं तब, सीखने की आवश्यकता होती है तब, एक उद्देश्य होता है तब, कुछ नवीनता होती है तब, स्वयं से प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण होता है तब, उपयोगिता होती है तब, सीखने की अंतः प्रेरणा जगाने में जब हम सक्षम होते हैं तब। सीखने के स्रोत विकल्प क्या क्या हैं? स्वयं से सीखना, पुस्तकों से सीखना, साथियों से सीखना, माता पिता से सीखना, भाई बहन से सीखना, मोबाइल से सीखना, शिक्षक से सीखना। तो साथियों, खुद से सीखने के लिए हम बच्चों को बार बार प्रेरित करें और स्वयं भी विश्वास रखें कि बच्चा स्वयं ही सीखता है। दूसरा क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा तरीका है स्वयं से और अधिक सीखने के लिए हमें बच्चे को चुनौती देना है। तो क्या क्या हम चुनौती दे सकते हैं? चलिए कैसे दे सकते हैं चुनौती। सीखने की चुनौती देना क्यों जरूरी है, पहले ये जानें। मस्तिष्क को सीखने की प्रक्रिया हेतु प्रवाह में लाने के लिए बच्चों की चुनौती की लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति सीखने में उपयोग करने के लिए, मस्तिष्क को भोजन देने के लिए, लगातार कुछ नया सीखते रहने के लिए हमें बच्चों को चुनौती देने की आवश्यकता है। अब कैसे दें चुनौती साथियों, चलिए देखते हैं। अध्ययन को चुनौती से जोड़ें, यानी हम जो पढ़ा रहे हैं उसको चुनौती देते हुए पढ़ाएं। पहले सरल, फिर कठिन, फिर थोड़ा और कठिन चुनौती दें। चुनौती में विविधता हो सकती है, जैसे खेल, संगीत, साहित्य, पठन आदि। खेल और व्यायाम को चुनौती में बदलें। अभिनव चीज़ों पर नई चुनौतियाँ दें। पाठ्य पुस्तक से नकल करना, बार बार दोहराना चुनौती नहीं है, इसे तोड़ें। चुनौती देते समय हम क्या सावधानियां बरतें? रोज एक जैसी चुनौती ना दें। पुस्तक से भीतर और पुस्तक से बाहर की भी चुनौती दें। जैसे हिंदी में जीवन परिचय पढ़ा हो तो उसे अपने दादा का भी जीवन परिचय लिखने को बोलें। रटने की प्रक्रिया पर चुनौती ना दें। न्यूनतम सीमा तय हो पर अधिकतम सीमा से मुक्त हो। साथियों, ये था हमारा दूसरा तरीका जिससे हम बच्चों को और अधिक से अधिक सीखने के लिए चुनौती देकर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा तरीका है साथियों, विधि है या जो भी मान लीजिए, विषय मित्र बनाएं। पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग और गली मित्र। इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हम भी अपने कक्षा में बच्चे जो कम पढ़ना जानते हैं उसको हम अच्छे पढ़ने वाले के साथ मित्र बना देते हैं, उसकी जोड़ी बना देते हैं। उसी तरह का साथियों ये एक तरीका है। तो देखते हैं विषय मित्र बनाना क्यों जरूरी है, जानते हैं। सभी बच्चों को सिखाने के लिए, असर स्तर के बच्चों को 0% पर लाने के लिए। इससे पहले जब हमने बात की थी तो हमारे असर स्तर के जो बच्चे हैं उनको हमें 100% सिखाने की बात की थी। 100% बच्चों को सीखने के लिए प्रतिफल स्तर तक पहुंचाने के लिए, बहुस्तरीय शिक्षण की समस्या को हल करने के लिए, सीखने की गति बढ़ाने के लिए, शिक्षक की मदद के बिना भी सीख पाने का अवसर प्राप्त करने के लिए। और साथियों, कैसे विषय मित्र बनाएं? किसको विषय मित्र बनाया जा सकता है? कक्षा के बच्चों की जोड़ी, स्कूली बच्चों की जोड़ी, यानी कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ उनकी जोड़ी बन सकती है। किसी भी कक्षा के बच्चे को किसी दूसरी कक्षा के साथ जोड़ी बना सकते हैं। उच्च कक्षा के बच्चों के साथ नीचे कक्षा के बच्चों को जोड़ें। आवश्यकता अनुसार जोड़ी, परियोजना या कोई लक्ष्य पूरा करना हो तो जोड़ी बनाएं। गली मित्र, पास रहने वाले बच्चों की जोड़ी, यानी कि गली मित्र क्या, जैसे एक ही गली में बच्चे रहते हैं तो उनको हम जोड़ी बना करके उनको कोई भी चुनौती दे सकते हैं और वो चुनौती का पूरा
पूरा करके आपको दिखा सकते हैं। फिर विषय मित्र, और देखिए विषय मित्र कैसे बना सकते हैं। चुनौतियाँ और चुनौतियाँ, विषय मित्र और चुनौतियाँ। विषय मित्र के साथ सीखने की आदत नहीं है, एक बार आदत बन जाने के बाद चुनौतियाँ दूर हो जाएंगी, यानी कि हमें समस्या हो सकती है। तो इसके लिए साथियों शुरुआत में हमें समस्या होगी, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। विषय मित्र को शिक्षक अलग से मार्गदर्शन जरूर दें। विषय मित्र के माध्यम से बच्चों की कमजोरी का पता लगाकर उसे दूर करने की योजना विषय मित्र से तैयार कराएं। विषय मित्रों के साथ प्रगति की समीक्षा करें। हमें साथियों बच्चों के साथ बराबर इन सब चीज़ों से जुड़े रहना है, तभी बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। साथियों विधि नंबर 4, तरीका नंबर 4, बच्चों के जिज्ञासु रवैये का सम्मान करें। बच्चे और जिज्ञासा, प्रत्येक बच्चे में जिज्ञासा जन्मजात होती है। जिज्ञासा का पोषण अत्यंत आवश्यक। बाहरी और आंतरिक जिज्ञासा का सम्मान हो। जैसे इच्छाएं भिन्न, वैसे ही जिज्ञासा भी भिन्न। शिक्षण प्रक्रिया में जिज्ञासा सीखने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में उपयोग हो। यानी कि जिज्ञासा का सम्मान कैसे करें और ये क्यों ज़रूरी है, ये जानते हैं साथियों। बच्चों के द्वारा कोई भी जिज्ञासा यदि कोई व्यक्त करता है, उस जिज्ञासा का उत्तर स्वयं खोजने के लिए कहें। आवश्यकता हो तो उसे रास्ता जरूर बताएं। ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने के लिए, विभिन्न अनुभवों को ग्रहण करने के लिए। साथियों जब भी कोई बच्चा अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है, प्रश्न पूछता है, तो हमें तुरंत ही उसका आंसर नहीं बताना है। उसको थोड़ा सा रास्ता बता सकते हैं और स्वयं ही खोजने का अवसर, क्योंकि स्वयं जब बच्चा खोजेगा तो वो अच्छे से उस चीज़ को याद रखेगा और वो कभी उसको भुलाएगा नहीं। और जिज्ञासा को कैसे बढ़ाएं? मुक्त और खुले प्रश्नों से बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाएं। स्वतंत्र रूप से सोचने के अवसर देकर बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाएं। लाइब्रेरी के अधिकतम उपयोग बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने में सहायक होता है। मन में आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करा के जिज्ञासा बढ़ाएं। आश्चर्यचकित करने वाली बातें करके भी बच्चों की जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं। साथियों ये था तरीका नंबर 4, और हम तरीका नंबर 5 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। प्रशिक्षक ध्यान दें कि संदर्शिका में दिए सभी तथ्य अच्छे से पढ़ें और शुरू करें। कहने का मतलब यह है कि हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़कर बच्चों के साथ उन तरीकों को आजमाना है। प्रौद्योगिकी खुद से सीखने का एक प्रभावी तरीका है। मोबाइल ने सीखने को बहुत आसान बना दिया है। बच्चों को तकनीक की मदद से कैसे सिखाते हैं ये सिखाया जा सकता है। कठिन अवधारणाओं को सरलतम तरीके से समझाने में सहायक होता है। मोबाइल में सभी विषय वस्तु की सामग्री उपलब्ध है। मोबाइल तकनीक के कारण बच्चे इसे पसंद करते हैं। कहानियों का भंडार है। तकनीक का सही उपयोग कैसे करें ये सिखाने के लिए बच्चों की सीखने की गति अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। साथियों ये था तरीका नंबर 5। अब तरीका नंबर 6 देखते हैं। सेल्फी विद सक्सेस का उपयोग सीखने की गति बढ़ाने में उपयोग करें। जब हम किसी बच्चे को कोई काम देते हैं और बच्चा अच्छे से करके लाता है, तब हम उसके साथ अपना फोटो खींच करके यानी सेल्फी खींच करके बाकी बच्चों को जब हम दिखाएंगे तो बच्चों के मन में ये बात आती है कि देखिए इस बच्चे ने जब काम करके दिखाया और शिक्षक ने इसके साथ सेल्फी की, तो बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि हम भी अपने टीचर के साथ फ़ोटो खिंचाएं। तो ये एक अच्छा तरीका है बच्चों को प्रेरित करने के लिए। नवाजतन प्रक्रिया में सेल्फी विद सक्सेस 100% बच्चों को सिखाने के लिए प्राणवायु का काम करती है। सेल्फी विद सक्सेस भेजने में निम्न सावधानियां बरतें तो कक्षा में परिवर्तन शीघ्र देखने को मिलेगा। जितने बच्चे सीखे हैं उतने बच्चों के साथ सेल्फी लें। ली गई सेल्फी को पूरी कक्षा को दिखाएं। सेल्फी के साथ पूरी कक्षा की सीखने की स्थिति का विवरण दें। बाकी बच्चों से कहें जब आप स्वयं और अपने साथियों के सहयोग से सीख लेंगे तो आपके साथ भी सेल्फी होगी। सीखने के बाद उसके साथ भी सेल्फी लें और पोस्ट करें। प्रत्येक कक्षा के पालकों का भी एक नवाजतन व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और सेल्फी विद सक्सेस उसमें भी पोस्ट करें। तो साथियों ये थे 6 तरीके जिससे हम अपने बच्चों को 100% सिखा सकते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों में हम निपुण कर सकते हैं यदि इन तरीकों को आजमाया जाए तो। लेकिन साथियों इसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि इसको करने में समय तो लगेगा लेकिन अवश्य ही ये प्रयास हमारा सफल होगा।
साथियों, ये एक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इन तरीकों को मुझे एक साथ ही आपके सामने रखना था, इसीलिए थोड़ी सी बड़ी हो गई वीडियो। तो साथियों, यदि आपको मेरी नवाजतन की वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अवश्य ही आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे भी मैं इसी तरह से आपको वीडियोज़ बनाकर भेजती रहूँगी। धन्यवाद साथियों।